नमो अर्हन्ता नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सब्बसाम्पूर्णम्। सबसे पहले सभी को जय हिंद। पिछली बार में प्रांजल जी के द्वारा आपकी कक्षाएं चल रही थी, उन कक्षाओं में आपका गैप हो गया, काफ़ी अंतराल के बाद में आपकी ये कक्षा लगी। पिछली 2 बार से हम भी ट्राई कर रहे थे आने के लिए, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम आपके सामने नहीं आ पाए। अभी आज हम आए हैं। पिछले कक्षा में अभी तक मैं थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए चलता हूँ। तो अभी तक जो काफ़ी गैप भी हो गया, तो पिछली कक्षाओं में आपने जो सुना, जिस बारे में आपने चर्चा की, बातचीत की, उसका थोड़ा रिवीजन करते हुए अपन लोग चलेंगे, ठीक है। उसके आगे हेलो। तो अभी तक जब प्रांजल जी ने कक्षा ली, उसमें कहाँ तक चर्चा हो चुकी थी, ख्याल है किसी को? 6 द्रव्यों का समूह समझाया था। 6 द्रव्यों का मतलब 6 द्रव्यों का जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनका स्वरूप उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया था। नहीं, हम उसी विषय को कंटिन्यू करेंगे, बस उसका रिवीजन करते हुए, उसी की चर्चा रिवीजन करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो नॉर्मली अगर अपन बात करें, मैं जब उन्होंने चर्चा स्टार्ट की होगी विश्व के रूप में, विश्व की परिभाषा के से चर्चा स्टार्ट करी थी, द्रव्य की परिभाषा से चर्चा स्टार्ट करी थी। तो विश्व की क्या परिभाषा बताई थी, वैसा आप बताइए। 6 द्रव्यों का समूह के समूह को विश्व कहते हैं। और द्रव्य की क्या परिभाषा बताई थी दादी? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। ये 2 परिभाषाओं की चर्चा उन्होंने की थी। सभी को ख्याल में ये चर्चा। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब ये भी समूह है, ये विश्व है ना, ये विश्व, ठीक है। दोनों समूह में अंतर बताया। हाँ, ये भी समूह है और ये भी समूह है। दोनों में अंतर क्या है किसी को ख्याल है? दोनों समूहों में क्या अंतर है दादी, आपको ख्याल में है? वो जो 6 द्रव्य जो गुणों का समूह है वो तो मिले हुए हैं, और वो पृथक का समूह तो है, लेकिन वो सब अपने अपने में से हैं। जैसे उन्होंने शिकंजी का उदाहरण उसका दिया था, तो आपको ख्याल में है? और किसी को? आपको दादी ख्याल में है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जैसे जीव का गुण है ज्ञान, दर्शन, चेतना, उद्गल का है अजीव रूप, धर्म द्रव्य का चलना, ये गुणों का समूह है। 6 द्रव्यों का समूह है, जीव, उद्गल, धर्म। आपको ख्याल में? अच्छा। और वैसा आपको? अब वो अनाज की गोली का बताया था द्रव्य में कि सारे तरह के अनाज है, पर एक ही जगह लगते हैं, पर अलग अलग है, और उसमें वो मिले जुले हुए पता नहीं किया जा सकता। हाँ, तो वो तो एग्जाम्पल से समझाया था उन्होंने। एग्जाम्पल से समझाना क्या चाह रहे थे, बताया क्या था, दोनों समूहों में अंतर क्या निकाला था। मेरा प्रश्न ये है, एग्जाम्पल आपने बिल्कुल सही दिए, यही एग्जाम्पल दिए थे। मेरा क्वेश्चन है कि इनके एग्जाम्पल्स के माध्यम से एग्जाम्पल दे करके वो समझाना क्या चाह रहे थे, दोनों समूहों में अंतर क्या है। वो द्रव्य भी एक समूह है गुणों का और विश्व भी समूह है द्रव्यों का, तो दोनों में अंतर क्या है। उदाहरण दिया आपने, विश्व किसका? द्रव्यों का समूह, मतलब अनाज के बोरा। वैसे सारे जो द्रव्य हैं अपनी अपनी सत्ता के लिए अलग अलग हैं। चलो मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स पे आपको दोहराता हूँ, ठीक है। उन्हीं एग्जाम्पल्स पे जिनकी चर्चा आप पहले कर चुके हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल
एक ऐसा अनाज का बोरा है जिसमें गेहूँ भी है, चावल भी हैं, मक्का भी है, ठीक है, पूरा बोरा है, उसमें कुछ दाने गेहूँ के, कुछ चावल के, कुछ मक्के के, ठीक है, और भरा हुआ है पूरा ठसाठस बोरा, ठीक है। तो उन सभी दानों का समूह हो गया एक बोरा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, एक गिलास शिकंजी बनाई आपने, शिकंजी बनाई, अब उस शिकंजी को जब आपने मिक्स किया, मिलाया, तो उसमें क्या हुआ, आपने क्या क्या चीज़ मिलाई अंकल जी? चीनी भी डाली, नींबू भी डाला, नमक भी डाला, हाँ ठीक है, जो चीनी, पानी, नमक, नींबू, सोडा डालना, सोडा भी डाल दो, मसाला आता है शिकंजी वाला, वो मसाला आता है, वो डालना, वो डाल दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला दी, वो बन गया शिकंजी। तो इन सबको मिला करके एक जो समूह बना उसका नाम हमने रख दिया शिकंजी, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल था एक शक्कर का दाना। क्या एग्जाम्पल था? एक शक्कर का दाना। शक्कर के दाने में क्या है, शक्कर अगर आप छूने जाओगे तो उसे थोड़ी सी कड़क सी दिखेगी, ठीक है, स्पर्श करने जाओगे, टेस्ट करोगे तो कैसी लगेगी? वैसा टेस्ट करोगे कैसी लगती है चीनी? मीठी लगती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, मीठी लगेगी। और जब देखने जाओगे तो कैसे कलर की दिखाई देगी दादी? सफ़ेद कलर की दिखाई देगी, ठीक है। तो एक समूह था आपका बोरा जिसमें गेहूँ था, चावल था, मक्का था। दूसरा शिकंजी जिसमें नींबू था, पानी था, नमक था, चीनी थी, ठीक है। तीसरा चीनी, शक्कर, जिसमें सफ़ेदी भी है, मिठास भी है, उसमें क्रिस्टलनेस भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये भी एक समूह हो गया, मीठेपन का, सफ़ेदी का और क्रिस्टल बनेगा। इन तीनों को मिला करके ही तो चीनी बनी। अब मेरा प्रश्न है, इनमें द्रव्य का उदाहरण कौन सा और गुण का उदाहरण कौन सा? वो विश्व का उदाहरण कौन सा और द्रव्य का उदाहरण कौन सा? बोरे वाला है, ठीक है। और द्रव्य का कौन सा? शिकंजी वाला। अच्छा, एक मत आया दादी का, द्रव्य का उदाहरण, वो विश्व का उदाहरण बोरा, अनाज का बोरा, और द्रव्य का उदाहरण शिकंजी, ठीक है। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? इस बात से कितने जो द्रव्य चीज है ना, शिकंजी, बोरा, चीनी, सब मिला के वो तो हो गया विश्व का उदाहरण। हाँ, वो अनाज, शिकंजी भी विश्व का होगा। एक मिनट, एक करके, एक अभी वो बोल रहे हैं, आप एक करके, हाँ आप बताओ। मेरा प्रश्न है, एक जो उन्होंने दादी ने बताया, उनने कहा कि बोरा है वो विश्व है और शिकंजी है वो द्रव्य है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? अभी एक मिनट, आपसे भी पूछेंगे, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? शक्कर लेना, द्रव्य में शक्कर और विश्व में बोरा, ठीक है। विश्व में बोरा और द्रव्य में शक्कर, ठीक है। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? आप हो दादी? अच्छा, आप दोनों लोग। पीछे कोई एग्री नहीं है? आप समझ में नहीं आया? सिंपल सी बात है, 3 उदाहरण समझे आपने, अनाज का बोरा, शिकंजी और शक्कर का दाना। इनमें से कौन सा विश्व की परिभाषा पे घटित होता है उदाहरण के तौर पे, और कौन सा द्रव्य की परिभाषा पे घटित होता है उदाहरण के तौर पे? अगर हम विश्व को समझने जाएंगे तो कौन से उदाहरण से समझ सकते हैं, और अगर द्रव्य को समझने जाएंगे तो कौन से उदाहरण से समझ सकते हैं? इनमें से बताइए, आप बताइए अपना। तो ये बोरा है, चिमनी, सब कुछ मिला के ये तो विश्व हो गया। जैसे 6 द्रव्य बोरा बोरा नहीं है, सारे सामान मिला के, सारे सामान मिला करके नहीं, हाँ, जो उसमें जैसा चीनी में मिठास है वो है। हाँ, मतलब सबका लगभग एक ही जैसा कहना है कि बोरा जैसे अगर इकट्ठा कर लो, उसमें चाहे कुछ भी सामान भरा हो, वो विश्व हो गया,
ठीक है। और शक्कर का दाना वो द्रव्य हो गया, और शिकंजी मेरा नहीं है। हाँ आपका नहीं है, बाकी लोगों का पीछे। आंटी जी आपका गुड़ तो शक्कर में आएगा, वो तो तो उसके अंदर गुण है, वो भी मिठास है, उसमें सफेदीपन है, उसमें कड़कपन है, हाँ। उसमें चिकनापन है, वो गुण होगा। तो वो कौन सा द्रव्य में आएगा कि विश्व में आएगा? वो द्रव्य में आएगा कि विश्व में आएगा? द्रव्य भी आएगा, द्रव्य में आएगा। और विश्व में टिश्यू में घोरा होगा। बोरा होगा। सबका एक मतलब सबका, ज़्यादातर सब लोगों का, एक आपका छोड़ करके सबका एक ही जैसा कहना है कि बोरा विश्व है और शक्कर द्रव्य है। ठीक है, आपका क्या कहना है? मेरा जो शिकंजी है वो विश्व है, और जो चीनी का दाना है वो द्रव्य का है। मेरे को बोरे का नहीं है मेरे को इसमें। जो चीनी का दाना है, जहाँ चिकना पड़ा सफेद पना है, वो सारे गुण मिलके एक द्रव्य बन गया, वो तो द्रव्य है। और जहाँ पे एक समय सारी चीजें इकट्ठी है शिकंजी में, पर सबकी सत्ता भिन्न भिन्न रहते हुए, वो हमारा विश्व है। चीनी के तरह का विश्व नहीं होता कि कुछ अलग पड़ा है, कुछ अलग पड़ा है, कुछ अलग पड़ा है। मेरा वो नहीं। तो ये बड़ा अच्छा आप आपने क्या किया है? आपने खतरा मोल लिया। एक तो एक तरफ सारे लोग चल रहे हैं, आपने दूसरी तरफ पर। खतरा मोल लिया भैया, दो हाँ। क्लास ली है मैंने। हाँ। ये तो ऊपर से 2 बार क्लास ली है हाँ मैंने। वो मैं समझ रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, आपने जो कहा, आपकी बात चलो ठीक, लेकिन उसका कारण आप बताओगे क्यों ऐसा है, बताओ। हाँ, बताती हूँ। जैसे शक्कर का तो ये सब मानेंगे, चलो शक्कर से आप भी इनसे मिलाप कर रहे हो, शक्कर के दाने से वो द्रव्य का उदाहरण है, ये तो इस बात से आप भी एग्री हो। हाँ जी, शिकंजी से ये मेरे एग्री नहीं है। हाँ शिकंजी का ये सारे द्रव्य, जैसे इस क्षेत्र में सारे द्रव्य रहते हैं, जीव, उनका धर्म अलग। हम ये सोच रहे हैं कि छिटके रहते हैं, धर्म यहाँ रहता है, अधर्म यहाँ रहता है, बोरे में सारे दाने अलग अलग, जबकि ऐसा नहीं है। शिकंजी हम पीते हैं पर सबकी सत्ता अलग है, नींबू का स्वाद अलग आता है, चीनी का अलग आता है, नमक का अलग। एक स्थान पे रहते हुए भी सारे अलग अलग है, भिन्न भिन्न सत्ता के हैं। एक ही प्रदेश में सारे द्रव्य विराजमान है, लेकिन सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है। इन्होंने तो बोरों में कह के अलग अलग सबको, यहाँ धर्म पड़ा है, यहाँ धर्म पड़ा है, यहाँ पे जीव, यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं। शिकंजी को कभी जाना चाहिए। अच्छा। आपने ही बताया था। हाँ, तो आप उस वासुपूज्य जनालय में भी थी क्या? वहाँ पे भी थे, और अच्छा। यहाँ पे भैया ने समझाया था। हाँ। आपने वहाँ पे आइसक्रीम का लिया था। हाँ। हाँ चलो, इनकी बात सभी ने सुनी, समझ में आई किसी को? आई। आप बताओ क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा जैसे शिकंजी है, हाँ भाई अलग अलग तो है नहीं, लेकिन अलग अलग महसूस हो रहा है कि मैं चीनी भी है, उसमें ये नहीं है कि शिकंजी अलग रखी है या चीनी अलग रखी है, नींबू अलग रखा है। एक ही जगह सारे मिक्स है, ऐसे सारे द्रव्य एक ही जगह रहते हैं, अलग अलग। बस सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है। और बोरे का उदाहरण क्यों उन्होंने मना किया? बोरे का उदाहरण, जो अनाज का दाना था बोरा, वो उसके लिए उन्होंने क्यों मना किया? एक उस विश्व का उदाहरण क्यों नहीं हो सकता? आपने बोरे को क्यों मना करा? बोरे में तो अलग अलग दाने हैं ना, अलग से बिल्कुल अलग रखे हैं। गेहूं के दाने अलग है, चावल के दाने अलग है, मक्का के दाने अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे एक ही जगह है, लेकिन सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है। आपको क्लियर हुआ? हाँ बताओ आप। अलग अलग गाने सब अलग क्यों अलग है? अगर मिला दिए उन्हें, अगर हम दोबारा उसको निकालना चाहें तो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी सबकी सत्ता अलग अलग है, इसलिए आपको समझ आया वर्षा? ठीक है। क्या वो अलग ही है। बताओ तो सही, आपको क्या समझ आया? वो कंफ्यूज करने को तो बोल ही देता है। क्या? अंदर सही सुना नहीं है, इन्होंने जो उत्तर दिया वो सही नहीं सुन पाया। सही से आप सुनाई नहीं दिया आपको? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे कम सभी सुने हैं, हाँ, कोई बात नहीं, चलो। आपको पैसा नहीं, दादी ख्याल आया आपको? आप बताओ। हाँ चलो, देखो उनका उत्तर ये था कि जो विश्व का उदाहरण है वो शिकंजी के तौर पे आएगा, और द्रव्य के उदाहरण से तो आप सब एग्री थे, शक्कर का दाना वो तो था ही, क्योंकि ये शक्कर में जिस तरीके से मिठास पाई जा रही है, क्रिस्टलपना पाया जा रहा है, सफ़ेदी पाई जा रही है, इसी प्रकार से एक द्रव्य में सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है,
अब विश्व का उदाहरण शिकंजी क्यों है? क्योंकि विश्व में आप देखना एक ही जगह पे बहुत सारे द्रव्य एक स्थान घेर करके रह सकते हैं। जैसे ये उंगली हिली, ठीक है, यहाँ कितने द्रव्य हो गए पैसा? 6 द्रव्य हुए। आपको ख्याल में 6 द्रव्य कैसे हुए? अब विश्व तो है, जैसे ये उंगली है मेरी, ये आप इस उंगली पे 6 द्रव्य घटा सकते हो? बताओ आप। इसमें सारे 6 के 6 द्रव्य हैं। कैसे साबित करो आप? काल भी है, आकाश भी है, वो है, आई एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कैसे है मुझे दिखाओ आप। जीव तो यही है जानने वाला, यहाँ भी ज्ञान है। हाँ, खुदबल ये है ही। और ये चल रहा तो धर्म है, रुक गया तो आकाश है। वो धर्म चल गया तो धर्म है, रुक गया तो अधर्म धर्म है। और आकाश में अब गहना देने का काम कर रहा, वो आकाश का काम है। हाँ, और क्या काल रह गया, परिणाम नोराज का निरंतर। ठीक है, मतलब एक उंगली जैसे ये ली तो मेरी उंगली है, ये पुद्गल है, ये साक्षात दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये उंगली दिखाई दे रही है इसका मतलब है पुद्गल। ठीक है, अब ये चूंकि शरीर का अंग है तो यहाँ मेरी आत्मा के प्रदेश भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो जीभ भी हो गया, तो जीभ भी है, पुद्गल भी है। और इस उंगली को जब मैं हिलाता हूँ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसका गमनागमन हुआ, तो धर्म भी है और अधर्म भी है। और ये कहीं ना कहीं रह रही है, जगह घेर रही है, तो आकाश भी है। और निरंतर इधर उधर होने का इसका जो परिणमन हो रहा है उसमें कौन सा निमित्त है? काल द्रव्य निमित्त है। ठीक है, इस वजह से एक उंगली जिस जगह पे वहाँ 6 द्रव्य घटित होते हैं। इसी तरीके से एक ही स्थान पे शिकंजी में जिस तरीके से आप, जैसे शिकंजी का गिलास है, आप उसको गिलास के किस कोने से पियो कि चीनी का स्वाद आना चाहिए? मतलब किसी भी कोने से पियो। और नींबू का स्वाद कहीं से पी लो, सब चीनी का हर जगह से आएगा। नमक का कहीं से पी लो, इफेक्ट मतलब किसी भी जगह से जा पियो, आपका वहाँ से उसका स्वाद आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब शिकंजी में एक ही जगह पे नींबू भी है, पानी भी है, चीनी भी है, नमक भी है, सोडा भी है, सारी चीज़ें एक ही जगह पे हैं। लेकिन अनाज के बोरे में ऐसा था क्या? मतलब जिस एरिया को एक गेहूं का दाना घेर रहा था, उसी एरिया को क्या चावल का दाना घेर रहा था? नहीं, उसका एरिया हो सकता है उसके आजू बाजू ही हो, उसके अगल बगल ही हो, ऊपर नीचे ही हो, लेकिन वही एरिया नहीं घेर रहा था। गेहूं के दाने का एरिया अलग था और चावल के दाने का एरिया अलग था। तो दोनों चीज़ें थी वहाँ पे, एरिया अलग था वहाँ पे, इसलिए वो तो यहाँ पे विश्व के उदाहरण में इस तरीके से घटित नहीं होगा। शिकंजी के उदाहरण में एक जगह पे सभी चीज़ें रह रही हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, शिकंजी में भी ऐसा है कि एक ही जगह पे नींबू है, एक ही जगह पे पानी, एक ही जगह पे नमक है, एक ही जगह पे चीनी है। इसी तरीके से शक्कर में भी है, शक्कर में जिस जगह सफ़ेदी उस जगह मिठास है कि नहीं है? और उसी जगह पे क्रिस्टलनेस भी है कि नहीं है? तो फिर इन दोनों में अंतर क्या रहा? आप यही तो पूछ रहे थे कि विश्व को हमने समूह कह दिया किसका? द्रव्यों का, जैसे हमने शिकंजी के उदाहरण पे घटाया, और द्रव्य को गुणों का समूह का वो शक्कर के उदाहरण पे घटाया। तो जैसे शिकंजी में एक ही जगह पे नींबू भी है, पानी भी है, सोडा भी है, नमक भी है, और शक्कर में उसी एक ही जगह पे सफ़ेदी भी है, मिठास भी है, क्रिस्टल बना भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या रहा? मेरा प्रश्न ये है। यहाँ भी एक ही जगह पे सारी चीज़ें हैं, यहाँ भी एक ही जगह पे सारी चीज़ें। गेहूं में पीलापन है, गेहूं में मिठासपन है, गेहूं में नमी है, मॉइस्चर है। नहीं, गेहूँ का उदाहरण तो वो
मैं ये नहीं पूछ रहा कि गेहूँ में क्या क्या है। वहाँ आप जो बोरे का उदाहरण दिया था वो मैंने गेहूं के रूप में नहीं दिया था, वो गेहूं, चावल, मक्का, बहुत सारे अनाजों के समूह के रूप में दिया था, इसलिए वो वहाँ घटित नहीं हो रहा था। मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ भी एक ही जगह पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और यहाँ भी एक ही जगह पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक ही जगह पे शिकंजी में जिस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सभी एक ही जगह पे हैं, और शक्कर में जो एक सारी चीज़ें बताई वो भी एक ही जगह पे है। तो दोनों समूहों में अंतर क्या रहा? मेरा प्रश्न ये है। हम तो कोई अंतर ही नहीं मानते, हम तो बता देंगे आपको, जो एक जगह आपने शिकंजी नमक बता दिया, हम तो वहाँ भी आपको बता दो रहे कि उनमें सब पीलापन भी है, मिठासपन भी है, नमी भी है। वो तो आप गेहूं बोल लो भैया या चीनी बोल लो, एक ही बात है। आप गेहूं की जगह चीनी ले लो, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। एक गेहूं के दाने में पीलापन भी है, मिठास भी है, उसमें कैड़ापन भी है, वो तो एक ही बात है। कोई भी चीज ले लो, डब्बी को ले लो, सोने का कप ले लो, वो तो एक ही बात है। फिर अब ये पूछो गेहूं के दाने में और शिकंजी में क्या अंतर है? हाँ। वो बात तो ये कि चीनी का दाना ले लिया आपने, चीज है शिकंजी में, तो अंतर तो है, एक द्रव्य है और एक विश्व है, अंतर तो होना चाहिए ना दोनों बात। एक द्रव्य में तो गुण बताए ना, वो तो है ही। इसमें तो देखो जब आपने कहा सफेद भी बना भी है, मीठा बना भी है, मुलायम बना भी है, चक्कर भी, वो तो एक द्रव्य की बात है। वहाँ इकट्ठे कई द्रव्य अलग अलग भाई साहब क्या अंतर है दोनों? वो अलग अलग द्रव्य हो गए ना। नहीं, उन्होंने भी बताया तो आपको ख्याल में तो आया होगा। हाँ, इधर वैसे सबको सुनाई दे, सबको आप बातचीत करनी है, आपको मना ही नहीं है। आप एक काम करो, जो आपको बताना वो मुझे बताओ ताकि सब लोगों को पता चल सके। ठीक है, चलो आप बताओ क्या कह रहे थे आप? वो एक द्रव्य के चीनी में मिठास है, वो 6 द्रव्य है, शिकंजी में 6 द्रव्य है, और वो एक ही द्रव्य के गुण है, चीनी है, मिठास है, वो है, इन लोगों का ये कहना है, एक लॉजिक इनका ये है और मेरा एक लॉजिक और है। हाँ, उसमें जो चीनी का दाना है उसमें से सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता, चिकनेपन को अलग नहीं किया जा सकता, मीठेपन को अलग नहीं किया सकता, उसका समूह है तब वो एक द्रव्य बना है। अगर लैब में ले जाए तो शिकंजी की चीजों को अलग किया जा सकता है, चीनी का होते हैं बहुत सारे प्रोसेस, पर चीनी में से उनको अलग नहीं किया जा सकता उन लोगों को। और जबकि शिकंजी के सारे इंग्रेडिएंट्स जो सामग्री है वो अलग अलग है, वो उन्होंने अलग बात बताई, वो अलग अलग है। अब उसमें सबकी सत्ता बिल्कुल एक है, जैसे पीलापन अलग, सफेदपन अलग कर दो, मिठास अलग कर दो, ये कदापि नहीं हो सकता। और शिकंजी चीज़ ख्याल में आ रही है भाई साहब? चीज़ ख्याल में आई आपको? क्या ख्याल में? आप अब बताओ, जो भी आया हो अपन क्लियर करेंगे सारी चीज़। चलो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप आंसर देना। चलो ठीक है, एक अपन ने एग्जांपल लिया शिकंजी का, ठीक है। अब शिकंजी में जो सारी चीज़ें थी, इंग्रेडिएंट्स थे, नमक था, पानी था, सोडा था, चीनी थी, नींबू था, ये सारी चीज़ें हमेशा से मिली जुली थी कि मिलाई गई हैं? मिलाई गई हैं, ठीक है। और ये हमेशा मिली जुली रहेंगी ऐसे ये हो सकता है? हट सकते हैं ना। लेकिन शक्कर के दाने में जो मिठास है, जो सफ़ेदी पना है, जो क्रिस्टलनेस है, वो कभी अलग की जा सकती है वैसा? या कभी मिलाई गई है, किसी ने मिलाई है उन सारी चीज़ों को? वहाँ नेचुरली ऐसी है मिलाई, वहाँ मिलाई नहीं गई है, वहाँ तो उनका स्वभाव ही ऐसा, वो नेचुरली स्वभाव के अनुसार मिले जुले ही हैं और पूरी तरीके से एक जैसे, एक में एक हैं और हमेशा से एक में एक हैं, उन्हें अलग से मिलाया नहीं गया। इसी तरीके से विश्व में जितने द्रव्य हैं वो एक जगह पे रहते भले ही दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमेशा से एक में एक नहीं है, हमेशा ना एक में एक रहने वाले हैं। क्योंकि जन्म होता है तो जीव और बुद्धिबल एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, मरण हो जाता है दोनों बिछड़ जाते हैं।
होता है कि नहीं होता है? लेकिन जीव में जो ज्ञान दर्शन है, वो अलग नहीं हो सकता। कभी ऐसा होता है कि वो आके मिले और बाद में अलग हो जाए? नहीं हो सकता। जीव का जो सुख है वो कभी ऐसा हो कि बाहर से आके सुख एकदम जीव में एंटर कर जाए और बाद में जाके एग्जिट कर जाए? ऐसा होता है कभी? नहीं, हो सकता है कभी? नहीं। कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब विश्व में जो द्रव्य हैं वो एक जगह पे भले ही होते हों, लेकिन वो हमेशा से एक जगह पे हों हम जरूरी नहीं है। वो एक जगह पे मिलते बिछुड़ते रहते हैं, कभी मिलेंगे भी, कभी बिछड़ेंगे भी, जगह बदलेंगे भी। लेकिन द्रव्य में जो गुण हैं वो कभी मिलते बिछुड़ते नहीं हैं। वो सदा काल से सदैव एक मेक ही हैं, एक ही जगह पे हो, एक वहीं रहने वाले, अलग नहीं हो सकते और ना अलग मिलाए जा सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा से उसी रूप में है। मिलाना तो उन्हें पड़े जो अलग हों। चीज़ क्लियर हुई? एक अंतर तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़, विश्व में मतलब शिकंजी में, शिकंजी का उदाहरण अपन देख रहे हैं। शिकंजी उसमें क्या अलग कर सकते हैं? वो 6 द्रव्यों का समूह है विश्व, उसमें विश्व में से किसको अलग कर सकते हैं? विश्व में अलग नहीं कर सकते हैं। विश्व में जैसे एक एरिया से दूसरे एरिया पे जा सकते हैं, जैसे एक ही द्रव्य पे, जैसे उंगली में हमने 6 द्रव्य घटित किए, तो अब इसमें जीव, मेरा जो जीव है वो जीव अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है इस शरीर से? होगा तो विश्व में ही ना। होगा विश्व में ही। विश्व में इसी तरीके को सामान्य उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए अपन ने लिया है। वो विश्व से बाहर नहीं जाएगा, एक जगह पे रहते हैं तो वो मिला, एक ही जगह पे आ भी सकते हैं, बिछुड़ भी सकते हैं। इसको समझाने के लिए एक बात कही गई है। लेकिन द्रव्य में ऐसा नहीं होगा, वहाँ गुण मिलेंगे बिछुड़ेंगे नहीं। अनादि से जैसे हाँ, वैसे ही रहेगा। एक ही चीज। नहीं, वो तो बात सही है, वो आपने कहा कि गुणों में के वो निकलेंगे नहीं, पर विश्व में से भी तो नहीं निकल सकते। विश्व में इस तरीके से नहीं, अपनी सत्ता है, सबकी अलग अलग। विश्व में इस तरीके से नहीं कि विश्व से बाहर निकल जाएंगे, इस तरीके से नहीं। एक ही जगह पे रहने वाले बहुत सारे द्रव्य अपना अपना स्थान बदल करके स्थानांतर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे विश्व से बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे इस जगह पे ये उंगली है तो ये उंगली के परमाणु जाके दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं। तो काल द्रव्य बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? उसके साथ में रहने वाला, अभी इस ये कालाणु पे रह रहे हैं, कभी दूसरे कालाणु पे रहेंगे, कभी दूसरे जीव के पास में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी बदलती रहती हैं। एक स्थानांतरण हो सकता है कहाँ पे? विश्व के जो द्रव्य हैं उनमें, लेकिन द्रव्य के जो गुण हैं उनमें इस तरीके का स्थानांतरण नहीं हो सकता, होता नहीं है। ये समझाने के लिए ये बात कही गई। दूसरी चीज़, आप जब शिकंजी पीते हो तो उसमें कभी मान लो शिकंजी आपने बनाई और थोड़ी सी चीनी कम रह गई, उसमें मीठी कम बनी शिकंजी, तो पता चलता है कि नहीं चलता दादा? पता चलता है। पर नींबू कम हुआ तो पता चलता है, नमक कम हुआ तो पता चलता है। मतलब क्या? अगर वो मिल गए, मान लो नींबू भी है, नींबू का स्वाद खट्टा है, नमक का स्वाद खारा है, ठीक है, चीनी का स्वाद मीठा है, तीनों को मिलाया, फिर भी तीनों का अपना अलग अलग स्वाद रहा कि नहीं रहा वहाँ पे? हमें वो शिकंजी खट्टी भी लग रही है, खारी भी लग रही है, मीठी भी लग रही है, तीनों लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? अच्छा, मीठी कम लगे तो पता चल जाता है चीनी कम है, खट्टी कम लगे तो पता चल जाता है नींबू कम है, खारी कम लगे तो पता चल जाता है नमक कम है। क्यों? क्योंकि अगर क्या, सच्ची बताना, क्या वो मिल गए हैं? मेरा प्रश्न समझना। शिकंजी में हमने नमक मिलाया, चीनी मिलाई, नींबू मिलाए, तो वास्तविकता में क्या वो तीनों मिल गए? अपनी अपनी सत्ता लिए हुए हैं। जैसे समय सारणी में शाप का उदाहरण है, नमक लवण का स्वाद। हाँ, कि एक ही जगह पे शिकंजी में वहाँ नमक भी है वैसा। क्या? बोरे का तो उदाहरण था ही नहीं किसी के लिए, वो तो केवल समझाने के लिए दिया था कि वो इस तरीके के भी समूह होते हैं, उसका कोई इसमें पॉइंट नहीं था।
उदाहरण तो यही दो थे, शिकंजी का और शक्कर का। हाँ, तो कहने का मतलब ये था कि वास्तविकता में देखा जाए एक जगह पे जिस तरीके से शिकंजी में नींबू, नमक और शक्कर एक जगह पे रह तो रहे हैं, मिले जुले दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में मिल गए क्या कि नहीं मिले हैं। इसी तरीके से इस विश्व में जितने द्रव्य हैं, थोड़ा तो होता होगा ना शिकंजी में कि थोड़ा सा नींबू ने नमक को खट्टा कर दिया, ऐसा होता होगा कभी? वैसा हो सकता है कभी? तो नमक ने शक्कर को खारा कर दिया हो, ऐसा कभी हो जाए? एक ही जगह पे रह रहे हैं। वो कहते हैं ना दुनिया में एक बात नहीं कही जाती, संगत का असर होता है। जैसे आप संगत में रहोगे वैसे वैसे बन जाओगे। होता है कि नहीं होता है? तो नमक मीठा हो जाता होगा शक्कर के साथ में। हाँ, मतलब भले ही एक ही जगह पे रह रहे हों, फिर भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह पे रहते हुए उन सब ने, नमक ने, नींबू ने या चीनी ने अपना अपना स्वाद छोड़ा। सब अपने अपने स्वाद को लिए हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से विश्व में जितने द्रव्य हैं, हो सकता है एक ही जगह पे सभी द्रव्य रह रहे हों, लेकिन एक ही जगह पे रहने के बावजूद सभी द्रव्य का कैसा कैसा स्वभाव है, अलग अलग है। नींबू का प्रभाव पड़ता है क्या चीनी पे? चीनी का प्रभाव पड़ता है क्या शक्कर पे? मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पे प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अनइफेक्टिव रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, अप्रभावी रहते हैं। इस विश्व में जितने द्रव्य हैं, मैं भी एक द्रव्य हूँ कि नहीं हूँ? मैं कौन हूँ? मैं एक द्रव्य हूँ। ऐसा भी तो है कि मैं जो द्रव्य हूँ, मैं बहुत सारे पर द्रव्यों के साथ एक ही जगह पे रह रहा हूँ कि नहीं रह रहा हूँ? ये पर द्रव्य है ना, ये पुद्गल है ना, इसके साथ मैं एक ही जगह घेर के रह रहा हूँ कि नहीं रह रहा हूँ? तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से थोड़ा ये काला है, तो इसकी वजह से थोड़ा कालापन मेरे में आ गया हो। आत्मा का भी काला नहीं होता। ये गोरा हो तो मेरे में थोड़ा गोरापन आ गया हो। ये पतला दुबला हो तो मेरे में कभी पतलापन आ गया हो। ये मोटा हो तो मेरे में कभी मोटापन आ गया हो। मतलब इसमें कुछ भी होता रहे। आप सोचो तो सही, इसके साथ अपन कब से रह रहे हैं, कब से? ये तो चलो अभी ये वाला तो नया वाला मॉडल है, तो ये तो अभी अपने जन्म से ही मिला है। जब अपना बर्थडे होता है तब से मान के चलो, ठीक है, जितनी आपकी उम्र हो गई। लेकिन इससे पहले और भी रहे होंगे, शरीर तो रहे होंगे ना अनादिकाल से। तो मैं जब रहा हूँ तब गारंटी है कोई ना कोई शरीर तो धारण करके ही रहा हूँगा। बिना शरीर के तो कोई नहीं रहा हूँगा। और शरीर कौन सा द्रव्य है? पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य के साथ में अनादिकाल से रह रहा हूँ, एक जगह पे रह रहा हूँ, लेकिन एक जगह पे रहने के बावजूद इसका रंच मात्र प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ता। ये मेरे को रंच मात्र अपने अधीन करता कि नहीं करता? भाई साहब, करता है कि नहीं करता? मेरे अपने अंडर में करता होगा कि नहीं करता हो? अपनी ज्ञानता से भले हो जाए वो कर नहीं सकता। मतलब इसका रंच मात्र भी प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ता। अच्छा, मेरा रंच मात्र प्रभाव इस पे पड़ता हो? जैसे इसके रंग मेरे अंदर नहीं आ रहे, तो मेरा तो ज्ञान दर्शन इसमें आ सकता है। ऐसा जैसे ये टेबल ठंडी है तो मैंने इसको छुआ तो इसको पता चल गया ये ठंडा है, हुआ कि नहीं? इसको पता चला कि नहीं चला? वैसा
भाई साहब, इसको पता चला कि नहीं चला? ज्ञान में तो पता लगा। कि पता तो ज्ञान को ही चला, ये तो मात्र बाहर से समझने में आता है, निमित्त मात्र है ये। मतलब रंच मात्र, इसका प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ता और मेरा प्रभाव इस पे नहीं पड़ता। अब सोचो, जो सबसे नज़दीकी वस्तु मेरे साथ में रह रही है, सबसे नज़दीकी कौन? ये शरीर ही तो है, ये बॉडी तो ही है, सबसे नज़दीकी। इससे ज़्यादा नज़दीक वाला तो कोई वस्तु है नहीं है, ठीक है। सबसे नज़दीकी वस्तु जो रह रही है मेरे साथ में, वो नज़दीकी वस्तु का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता नहीं, वो मैं उसके अधीन नहीं होता, वो मेरे अधीन नहीं होता। तो बाकी की जितनी वस्तुएं हैं, उनका मुझ पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बताओ। थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ जाए, थोड़ा सा भी, जिसके साथ में एक एरिया में रह रहा हूँ उसका ही प्रभाव नहीं पड़ रहा, बाकी का तो प्रभाव पड़ना पड़ेगा ना? नहीं पड़ सकता? पक्का आप कह रहे हो ये बात? होना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे से कोई आगे ये कह रहा है ये तो खराब इंसान है, बहुत बेकार इंसान है, अपने अपने मतलब की बात सोचते हैं, मेरे मतलब की बात, बड़े स्वार्थी आदमी हैं, कोई कह के चला जाए, कोई बुराई कर दे मेरी, उसका प्रभाव मेरे पे पड़ता है कि नहीं पड़ता? अज्ञानता से मान ले, फैक्ट तो ये है कि उसका प्रभाव कभी नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। पुद्गल में भी, मैं बताऊं आपको, पुद्गल में भी नहीं पड़ता। पुद्गल में क्या उसने बोला, क्या वो भाषा बढ़ कर आगे परमाणु, तो उस जो परमाणु के अलावा दूसरे परमाणु में प्रभाव नहीं पड़ता भाई साहब। ये पुद्गल, ये भी पुद्गल, और इसके परमाणु के साथ क्या हो रहा है, इससे इसको प्रभाव नहीं पड़ता, इसके परमाणु के साथ क्या हो रहा है, इससे इसको प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी वस्तु स्वतंत्रता है द्रव्यों का, ये समूह है, इसका नाम विश्व है, इसका नाम विश्व है। विश्व की परिभाषा तो हमने कई बार सुनी, पढ़ी, याद भी कर ली कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, लेकिन 6 द्रव्यों का समूह किसका नाम, ये विचार करने लायक है, ये चिंतन करने लायक। क्योंकि अगर आप इस परिभाषा को ही देखें, इसका सोचें, विचारें, इसमें से अनंत स्वतंत्रता निकल के आती है, इससे अप्रभावीपना निकल के आता है। तो ये चीज़, मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पे एक ही जगह पे रहते हुए भी रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, एक जगह रहते हुए भी एक दूसरे के अधीन नहीं होते, तो मेरे ऊपर किसी भी परद्रव्य का ना कभी प्रभाव पड़ता है, ना कभी मैं उसके अधीन होता हूँ। अब बताओ कौन सी टेंशन आपको रहेगी, बताओ, आप अपनी अपनी समस्याएं बताओ, कौन सी समस्या? 8 से 2 का है, टाइम 8 से, चलिए, हाँ, क्षमा कीजिए। ना प्रभावित हो सकता, ना प्रभावित हो सकता, कोई द्रव्य किसी का, मतलब कोई द्रव्य रंच मात्र प्रभावित नहीं पड़ सकता। इसका मतलब हमारी जितनी टेंशन है, जितनी समस्याएं हैं, बताओ मेरी वजह से मेरी कितनी समस्याएं हैं, मेरे ज्ञान दर्शन की वजह से मेरी कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, आप विचार करो, कितनी समस्याएं, व्यापार की समस्याएं, घर परिवार की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, माँ बाप की समस्याएं, घुटनों की समस्याएं, कमर की समस्याएं, आँख कान नाक गले की समस्याएं, ये सब हैं क्या, जिनसे मुझ पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी समस्याएं हैं, और उनसे मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे पे प्रभाव पड़े। अभी चूंकि समय कम है, थोड़ा सा है, काफ़ी सोचने लायक, विचारने लायक विषय है, आप सच में इसमें चिंतन करने लायक विषय, इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, धीमे धीमे इसके आगे गुणों की भी चर्चा काफ़ी विस्तार से की है, गुण भी समझाए गए हैं काफ़ी, गुण की परिभाषा क्या है, हाँ, चिंतन करना
कि किस तरीके से परद्रव्य से मैं अप्रभावी हूँ, अपने आप में मैं स्वयं पूर्ण किस तरीके से हूँ। इस प्रकार का चिंतन अगर हमारे साथ में चले, निरंतर चले, तो जिंदगी में कभी हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात से अभी की बात को संपन्न करेंगे।